हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दरअसल कुछ दिनों पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एक फैसला दिया था। इस फैसले में उन्होंने कहा है कि बेरोक-टोक आवाजाही पर नहीं लगा सकते पाबंदी। तो एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां पर एक मौलिक अधिकार के हनन जैसी स्थिति बनती हुई दिख रही थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें स्पष्ट की हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम इस पूरे मामले को समझेंगे कि क्या मामला रहा, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया। और ये जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, इसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम जी शामिल थे। तो आज हम इस न्यूज़ के डायमेंशंस पर बात करते हुए आगे न्यूज़ को देखेंगे। तो न्यूज़ पर बात करेंगे आगे, और इस न्यूज़ की जो बैकग्राउंड है उसको देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, उन्होंने जो बातें कुछ कही हैं इस पूरे मामले को लेकर के, उनको समझेंगे। इसके संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान हैं वे क्या हैं, उन्हें जानेंगे। इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं, क्या किया जा सकता है, और एक सवाल रहेगा जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करेंगे। चूँकि यह पूरा विषय मौलिक अधिकारों और जीएस पेपर 2 से संबंधित है मेंस के स्तर पर, इसलिए इस विषय पर प्रीलिम्स के लेवल पर भी ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस आधार पर आप इस टॉपिक को समझेंगे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखने में आसान सा लगेगा, लेकिन इससे जो टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस निकल करके आएंगे वे कठिन हो सकते हैं, या फिर उनमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। जो आज की हमारी न्यूज़ है वह है एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स मस्ट बी यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सटर्नमेंट से संबंधित जितने भी आदेश हैं वे किसी बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ही दिए जाने चाहिए। तो जो एक्सटर्नमेंट है उसका मतलब क्या होता है? एक्सटर्नमेंट को सामान्य शब्दों में अगर हम समझें, सामान्य अर्थों में, तो उसका मतलब हुआ यहाँ पर निर्वासन के मामला। तो जो न्यूज़ है वह दरअसल इसी मामले से संबंधित है। तो न्यूज़ में अभी हम आगे इसको और आसानी से समझेंगे और बात करेंगे इस शब्द पर। तो इसकी बैकग्राउंड पर हम बात करते हैं और शुरू करते हैं पूरा मामला। तो एक पत्रकार साहब हैं रहमत खान, उनका यह पूरा मामला है। दरअसल रहमत खान जी पर महाराष्ट्र की पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 56(1)(a)(b) का इस्तेमाल करते हुए निर्वासन यानी एक्सटर्नमेंट के आदेश दे दिए थे। एक्सटर्नमेंट दरअसल एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी एक विशेष स्थान पर एक निश्चित समय के लिए किसी व्यक्ति को जाने से प्रतिबंधित करती है। इस आदेश को तब दिया जाता है यदि किसी विशेष क्षेत्र में या लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित कोई चुनौती उत्पन्न हो रही हो, या ऐसी संभावना हो कि अगला व्यक्ति वहां पर जाकर के इससे संबंधित सामाजिक कार्यों से संबंधित कोई भी चुनौती खड़ी कर सकता है। इसी आधार पर रहमत खान जी के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसा एक मामला शुरू कर दिया या ऐसा एक आदेश जारी कर दिया। इन्हें 1 साल के लिए महाराष्ट्र के अमरावती शहर या उसके अमरावती के जो ग्रामीण जिले थे वहां पर जाने में रोक लगा दी इनके। तो जब यह पूरा मामला आया, इनके ऊपर रोक लगाई गई, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी अपने मामले को लेकर के कि यह जो रोक लगाई गई है वह असंवैधानिक है या फिर उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने कुछ बातों को स्पष्ट किया कि ऐसी क्या वजहें रहीं जिसकी वजह से महाराष्ट्र पुलिस का ऐसा एक्शन देखने को मिला। उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र में जो मदरसे हैं उन मदरसों के संचालन में कुछ अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। साथ ही जो भी धन या खर्च सरकार की तरफ से दिया जाता है उसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मामले को लेकर के उन्होंने वहाँ के जो लोकल कलेक्टर्स या फिर पुलिस सर्विस के पर्सन थे उनसे बात की। हालांकि इसमें कोई भी स्पष्ट रूप से कोई आगे निर्णय नहीं हुआ और कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सका। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका दायर की। इन सभी मामलों को आधार बनाते हुए उन्होंने यह बात कही है कि जो महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई है वह दरअसल उनके द्वारा किए जाने वाले इस तरह के कार्यों के तहत की गई है। तो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने कुछ बातें निकल करके आई। कोर्ट ने कुछ बातें स्पष्ट की। कोर्ट ने कहा कि जो FIR रहमत खान जी के ऊपर की गई है वह स्पष्ट रूप से प्रतिशोधात्मक दिखाई पड़ती है और इसका उद्देश्य अपीलकर्ता यानी रहमत खान जी को सबक सिखाना और उनकी आवाज़ को दबाना था।
यानी कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वह एक तरह से प्रतिक्रिया स्वरूप की और उनके ऊपर कई सारी आपराधिक मामले या उस तरह के कुछ मामले दर्ज कर दिए। पुलिस ने उन पर एक आरोप ये भी लगाया कि वे मदरसों से संबंधित कुछ मामलों को उजागर करने की धमकी दे रहे हैं और फिरौती मांग रहे हैं। तो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने जब वॉच किया तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जो निष्कासन की प्रक्रिया है या जो एक्सटर्नमेंट का मामला है वह दरअसल कानून व्यवस्था बनाए रखने का एक जरिया है। इसको प्रतिशोध या बदले की कार्रवाई के लिए उपयोग न किया जाए, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा। इसके अलावा उन्होंने एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही वह यह भी कही कि सामान्य कारणों से किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने या स्वतंत्र रूप से घूमने के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह बात कही न्यायमूर्ति बनर्जी जी ने। तो सामान्य कारणों का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि ऐसे सामान्य मामला जो दिखाई पड़ा उनको यहाँ पर प्रथम दृष्टया कि यह एक तरीके से बदले की कार्रवाई का मामला है। इस आधार पर मौलिक अधिकार को खारिज कर देना या उस पर प्रतिबंध लगाना किसी भी तरह से सही तरीका नहीं है। इस आधार पर उन्होंने यह जो आदेश जारी हुआ था उसको उन्होंने खारिज कर दिया। तो यह जो मामला बना या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, अब हम संविधान के उन प्रावधानों की तरफ चल करके एक बार इसे समझते हैं ताकि हम आगे जान सकें कि हम किस प्रावधान की बात कर रहे हैं और यह संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा की बात करता है, अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य एवं इससे संबंधित जो अन्य प्रावधान है उनको शामिल करता है और 19(1) में इनका जिक्र किया गया है इन स्वतंत्रताओं का। तो अनुच्छेद 19 का कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी। इसी के तहत आरटीआई एक्ट को लाया गया है। आरटीआई एक्ट जो है अनुच्छेद 19(1)(a) यानी 19(1) का के तहत ही शामिल है। इसको संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है, इसको अलग से इसकी व्याख्या की गई है कि यह वाक एवं स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इसके तहत आता है। इसमें अगला है खा यानी सम्मेलन करने का अधिकार, यानी निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलनों की बात इसमें की गई है। निरायुध का मतलब हुआ बिना शस्त्रों के साथ। आगे संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। इसी तरह अगला कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। यहाँ पर ये जो मामला बना ये मुख्य रूप से इससे संबंधित है, साथ ही कुछ अन्य प्रावधानों से भी इसको जोड़ करके देखा जा सकता है, जैसे वाक और अभिव्यक्ति, साथ ही निवास करने और बसने का अधिकार। हालांकि वो बस नहीं रहे थे लेकिन इससे संबंधित अधिकारों में हम शामिल कर सकते हैं। दूसरा कोई वृत्ति या आजीविका वाला अधिकार, जो एक तरीके से उनका काम था, उनका प्रोफेशन था, एक पत्रकारिता का कार्य करना, जानकारी लेना, जनता तक जानकारी पहुंचाना। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 19(1) का जो अंगा है वह कहता है निवास करने और बस जाने का अधिकार, और 6 कहता है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। इसमें आप देख रहे होंगे अगर हम इसे ABC करके समझें, ABCDE और यहाँ पर एक F आना चाहिए था यानी चा, तो चा आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। तो इसका जो चा क्लॉज था यानी F, इसको संविधान के संशोधन अधिनियम 1978 का जो संविधान संशोधन हुआ, 44वां संशोधन, इसके तहत चा को हटा दिया गया। इस बात को याद रखिएगा। अनुच्छेद 19(1) में इसके प्रावधानों का जिक्र है और आगे 19(2), 3, 4, 5 और 6 इन प्रावधानों पर युक्त निर्बंधन की बात करता है। यहाँ युक्त निर्बंधन का मतलब हुआ कि राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर किसी खास विषय के संबंध में, देश की सुरक्षा, भारत की एकता और अखंडता के संबंध में, सामाजिक सौहार्द बनाने के संबंध में यदि सरकार आवश्यक समझे या राज्य आवश्यक समझे तो इन मौलिक अधिकारों पर युक्त यानी एक तरह से जितनी आवश्यकता हो, जितना आवश्यक लगे उतना इन पर निर्बंधन या इन पर रोक लगा सकता है कानून बना करके, और जितनी रोक लगाई जाएगी वह एक तरीके से मान्य होगी। तो इनमें इनका जिक्र किया गया है। तो ये वे प्रावधान है जिसके आधार पर इस मामले को आप समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं इससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में। तो इसमें जो चुनौती है वह सबसे बड़ी यह है कि युक्त निर्बंधन की जो बात है उसके आधारों को लेकर अस्पष्टता है, एक तरह से बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है कि किन आधारों पर आप ऐसे
आरोप लगा सकते हैं, या फिर जैसा इस मामले के तहत हमें दिखाई देता है कि जिन आधारों पर वह निर्बंधन लगाया गया उनके आवाजाही के ऊपर, वह हमें एक तरह से राजनीति से या फिर भ्रष्टाचार से प्रेरित दिखाई पड़ता है, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा। यानी उसमें उन आधारों को बहुत ही सामान्य तरीके से उपयोग किया गया, इनमें कोई विशेष मामला बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ा जहां पर देश की सुरक्षा या ऐसा कोई गंभीर आरोप उन पर लगाया जा सके। सरकारी मशीनरी द्वारा इसका दुरुपयोग हमें देखने को मिलता है, यह एक चैलेंज है, इस मामले को लेकर ही समझ सकते हैं। एक अगली बात, अपवाद स्वरूप मामले कौन से माने जाएंगे। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसका उपयोग अपवाद स्वरूप किया जाए, तो यहाँ पर समस्या यही है कि इस मामले को अपवाद माना जा सकता है जिस आधार पर ऐसी कार्रवाई की गई, तो कौन से मामले होंगे जिन्हें अपवाद स्वरूप देखा जाए। अब बात करें क्या किया जा सकता है सॉल्यूशंस पर। तो चूंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में संचालित होती है जिसमें मौलिक अधिकारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा संविधान में शामिल किया गया है, तो ऐसे में इन अधिकारों पर कितना निर्बंधन आरोपित होगा, यह एक बड़ा मामला है। ऐसे में चेक एंड बैलेंस की एक स्थिति स्थापित किया जाना एक बेहतर कदम होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो किया गया कार्य था वह इसके तहत देखा जा सकता है। उन्होंने इस पूरे मामले को समझा और एक तरह से जो आदेश दिया जाना था उन्होंने एक बेहतर आदेश दिया। तो निर्बंधन के आधारों में और स्पष्टता जो लाई जा सके, यदि कुछ ऐसे प्रावधान या उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए जो भी पूर्व के मामले हैं या फिर आदेश हैं उनके आधार पर ही ऐसे मामलों में आने वाले जो मामले होंगे उनको देखा जा सकेगा। और पहले भी अभी तक ऐसा किया जाता रहा है कि जो पूर्व के जो मामले हैं उन्हें आधार बना करके ही आगे कई निर्णय दिए जाते हैं। इसके अलावा कानून और व्यवस्था के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है, जहां पर कानून व्यवस्था भी बाधित ना हो, साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के तहत दी गई है वह भी बनी रहे और अबाध रूप से वह संचरण कर सके, खासकर इस मामले को लेकर के। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल क्या है। सवाल है, भारतीय संविधान में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण के मौलिक अधिकार पर चर्चा करें। कुछ हालिया उदाहरणों के आधार पर बताएं कि इस पर किस तरह से निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं या किस तरह के निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। इस मामले के तहत आपको इस बात की समझ हो सकती है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का मौलिक अधिकार क्या कहता है, उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। साथ ही अगला जो पॉइंट कहता है वह है हालिया उदाहरण के आधार पर बताएं। तो आप इस मामले का जिक्र कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने क्या बात कही है और कैसे इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है और किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता। तो इस पूरे उत्तर को आप फ्रेम करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।